पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले पीएम मोदी ने आज देश के वोटरों को कई मैसेज दिए। करीब 2.5 साल बाद साथी शिवसेना के साथ मंच साझा किया, कांग्रेस पर नया और करारा वार किया और पहली बार वोट डालने वाले लाखों वोटरों से भावुक अपील भी कर डाली। कहते हैं कि वक्त इम्तिहान का हो तो सारे गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं। कुछ ऐसा ही दिखा महाराष्ट्र के लातूर में, जब पीएम मोदी और शिवसेना सुप्रीमो करीब 28 महीने बाद एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंच पर आए। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन किया और फिर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नाम पर कांग्रेस पर प्रहार कर दिया। कांग्रेस आज संकल्प पत्र में हम जिएंगे तब तक 370 नहीं हटाएंगे की बातें करती है। अरे कांग्रेस में अकल होती और 1947 में ऐसी हिम्मत के साथ खड़ी होती कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे तो ये पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता। पाकिस्तान कह रहा है, वही भाषा कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये बड़े जोरों से कह रहे हैं कि देश में से हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे। मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं कि दर्पण में जाकर के अपना मुंह देखो। आपके मुंह में मानव अधिकार की बातें शोभा नहीं देती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के साथ साथ उसकी सहयोगी पार्टी एनसीपी पर भी निशाना साधा। कहा, जिस पार्टी के लोग जम्मू कश्मीर में 2 प्रधानमंत्री की बात करते हैं, उनके साथ शरद पवार का रहना शोभा नहीं देता। अब तो कांग्रेस एनसीपी जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री चाहने वालों के साथ खड़ी हो गई है। कांग्रेस से तो देश को कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन शरद राव, आप क्या शरद राव आपको शोभा देता है क्या? अरे राजनीति अपनी जगह पे है, शरद राव वहां शोभा नहीं देते हैं। आज भारत चल पड़ा। पीएम मोदी ने साझा रैली में परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया और ठाकरे परिवार के नाम पर कांग्रेस को नसीहत दे डाली। जब मैं परिवारवाद की आलोचना करता हूं, अगर इन दलों को सीखना है तो बाला साहब ठाकरे से सीखिए। बाला साहब चाहते तो खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे। बाला साहब चाहते तो उद्धव ठाकरे जी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने वो रास्ता नहीं चुना। देश में परिवारवादी पार्टियां अगर सीखना है तो बाला साहब ठाकरे से सीखो। मराठवाड़ा की धरती से पीएम मोदी ने पहली बार वोट डालने वालों से बड़ी अपील भी कर डाली। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पीएम ने पहली बार मतदान करने वालों से गरीब और किसानों के विकास के लिए भी वोट करने को कहा। आपको बता दें कि लातूर में 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। यहाँ चुनाव मैदान में 10 उम्मीदवार हैं, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच का है। इतने भयंकर ताप में आप जो तपस्या कर रहे हैं, इसे मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। इसे मैं ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा। चुनावी रण में पीएम मोदी कांग्रेस को घेरने में जुटे हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं गंवाते। आज राहुल ने बिहार के गया में चुनावी रैली की और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने गया में भी चौकीदार चोर है का नारा लगाया और न्याय योजना का नया गणित भी समझाया।
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वार किया तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उन पर जबरदस्त पलटवार किया। गया की धरती से पीएम मोदी को ललकारते हुए राहुल गांधी ने फिर चौकीदार पर हमला बोला। क्या किसान के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है? ना? बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है? अली अंबानी के घर के बाहर क्या मजदूर के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है? मगर अनिल भाई के घर के सामने कितने चौकीदार दिखाई देते हैं? चौकीदारों की अनिल अंबानी के घर के सामने चौकीदारों की लाइन लगी हुई है। भाई और बहनों, चौकीदार गरीबों का नहीं होता है, चौकीदार अनिल अंबानी जैसे चोरों का होता है। राहुल गांधी ने 15 लाख के जुमले पर निशाना साधते हुए न्याय योजना के तहत सालाना 72,000 के वादे का नया गणित भी समझाया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आपके बैंक अकाउंट में साल के 72,000 रुपए डाल देंगे। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। 5 साल में आप देखेंगे हिंदुस्तान की सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में 3,60,000 रुपए डाल दिए होंगे। बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले अंतरिम बजट में किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का वादा किया था, लेकिन राहुल गांधी ने गरीबों को हर महीने 6,000 रुपए देने का वादा कर बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। राहुल अपनी हर रैली में न्याय योजना के बारे में खूब बात करते हैं ताकि गरीबों को न्याय योजना का फायदा समझाकर उनके वोट हासिल किए जा सके। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने सुबह सवेरे ट्वीट कर दिया और बीजेपी के संकल्प पत्र के बहाने मोदी को लपेटने की कोशिश की। बीजेपी ने संकल्प पत्र में 75 वादे किए और न्यू इंडिया का विजन सामने रखा। बीजेपी के मुताबिक संकल्प पत्र को तैयार करने में 6 करोड़ लोगों की राय शामिल की गई, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में देश की आवाज अनसुनी की गई है। राहुल गांधी ने इशारों में पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र विचार विमर्श के माध्यम से तैयार हुआ है। इसमें 10 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों की आवाज शामिल है। ये समझदारी भरा और प्रभावशाली दस्तावेज है, जबकि भाजपा का घोषणा पत्र बंद कमरे में तैयार किया गया है। इसमें एक अलग थलग पड़ चुके व्यक्ति की आवाज है। ये अदूरदर्शी है और अहंकार से भरा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी से अच्छा बताया। इस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ है। राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आएगा, ये उनके समझ के पार की चीज है। अब ऐसा है कि जो तय करके बैठा हो कि वो जो है वो न दिमाग खोलेगा न दिमाग लगाएगा और अकल से पैदल हो, तो उसको जो है वो हमारा संकल्प समझ में नहीं आएगा। तो एक तरफ एक ऐसा नेतृत्व है जो क्षमतावान है, जिन्होंने एक संकल्प लिया है भारत के नवनिर्माण का, और दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो ना संकल्प लेता है, सिर्फ घोषणाओं में अपने आप को सीमित रखता है, और जब बात उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हकीकत पर आती है तो लोग स्वयं जान पाते हैं कि 15 साल सतत सांसद रहने के बाद वो व्यक्ति अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विकास न कर पाया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया है, जिसमें पूरा फोकस गरीब और किसानों पर है। साथ ही राफेल डील को भी मुद्दा बनाया गया है, जबकि बीजेपी के संकल्प पत्र में राम मंदिर और धारा 370 हटाने जैसे संवेदनशील मुद्दों को इस बार भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जोर राष्ट्रवादी मुद्दों पर है। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के न्याय पर बीजेपी का राष्ट्रवाद हावी पड़ेगा?
बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाली धारा 370 को हटाने का वादा किया है। बीजेपी के चुनावी वादे पर घाटी की सियासत गरमाई हुई है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वहीं बीजेपी भी एक बार फिर कश्मीर को चुनावी मुद्दा बनाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में है। धरती पर जन्नत कहे जाने वाला कश्मीर सियासत के खेल में फिर फंस गया है। माहौल चुनावी है, इसलिए तमाम पार्टियां अपनी अपनी सियासी जरूरतों के मुताबिक कश्मीर का राग अलाप रही हैं। कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाली संविधान की धारा 370 चुनाव आते ही बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई है। कोई धारा 370 को हटाने के नाम पर वोट मांग रहा है, तो कोई इसे बचाए रखने के नाम पर जिसको जिस तरह से वोट मिल जाए वो उसी तरह से कश्मीर का चुनावी इस्तेमाल कर रहा है। बीजेपी 2070 की डेडलाइन बता चुकी है, तो वहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां सीधे धमकियां दे रही हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को खुला चैलेंज दिया है। इस किस्म के बयानों से बीजेपी बाज नहीं आती। अगर इस किस्म के जो उनके इंटेंशंस हैं, जो उनके इरादे हैं, उनसे वो बाज नहीं आती, तो जम्मू कश्मीर न सिर्फ जम्मू कश्मीर को, न सिर्फ मुल्क को, बल्कि पूरे खित्ते को जला के राख कर देगा। तो इसलिए मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो न जम्मू कश्मीर रहेगा तो न हिंदुस्तान रहेगा। चुनावी समर में महबूबा मुफ्ती लगातार इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी कर रही हैं। वहीं मुफ्ती के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सत्ता चला चुकी बीजेपी भी चुनावी बढ़त बनाने के लिए इस तरह के बयानों को बौखलाहट बता रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुफ्ती के बयान का विरोध किया है। यह है फ्रस्ट्रेशन है, ये करने दीजिए, जो मनाए वो बोलें, क्या ये हम लोगों को जो करना है वो करेंगे। क्या आप सोचते हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन चुनाव को लेके ये सब बयानबाजी चल रही है? देखिए, चुनाव को ध्यान में रखकर बयानबाजी यदि कोई कर रहा होगा तो वे लोग कर रहे हैं जिनका स्टेटमेंट आ रहा है। हम लोग चुनाव को ध्यान में रखकर कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में जो कुछ भी लिखा है बहुत ही सोच समझ कर लिखा है। बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद और कश्मीर बड़ा चुनावी मुद्दा है। लंबे समय से बीजेपी धारा 370 को हटाने का वादा करती आ रही है। वहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों की सियासत का आधार ही धारा 370 को बनाए रखना है। कुल मिलाकर सियासी फायदे के लिए दोनों ओर से सुविधा अनुसार धारा 370 का इस्तेमाल हो रहा है। धारा 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देती है, लेकिन ये इतनी अहम क्यों है कि इसका जिक्र आते ही घाटी उबल पड़ती है? और क्यों जम्मू कश्मीर के नेता नहीं चाहते कि धारा 370 को हटाया जाए? धारा 370 पर जारी सियासत और चुनावी नफे नुकसान का सटीक विश्लेषण देखिए। पाकिस्तान से बचने के लिए भारत की शरण में आए कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल होने की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तभी राजी हुए थे जब भारत ने उनकी कुछ शर्तें मानी थी। जब महाराजा ने भारत की कागजों पर दस्तखत किए तो बाकी राष्ट्रों की तरह हम घुल मिल नहीं हुए इस मुल्क में। हमने अपना झंडा रखा, हमने अपना आईन रखा और हमने अपनी खसूसी पोजीशन जो है उस आईन में दर्ज की, तब जाके ये रियासत उस मुल्क का हिस्सा बनी। जम्मू कश्मीर में पहली अंतरिम सरकार बनाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने भारतीय संविधान सभा से बाहर रहने की पेशकश की थी। इसके बाद भारतीय संविधान में धारा 370 का प्रावधान किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। धारा 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है, जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेशी मामले और संचार के अलावा कोई अन्य कानून नहीं बना सकती। आर्टिकल 356 लागू नहीं होता, यानी राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। वित्तीय आपातकाल लगाने वाली धारा 360 भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती।
इसके अलावा आर्टिकल 35A भी जम्मू कश्मीर को खास बनाता है। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर सरकार को ये अधिकार देता है कि वो ये तय कर सके कि राज्य का स्थायी निवासी कौन है। आर्टिकल 35A की वजह से ही भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक भी नहीं बन सकते हैं। इन तमाम वजहों से जम्मू कश्मीर भारत के बाकी राज्यों से काफी अलग है। जम्मू कश्मीर का मसला अभी भी विवादित है और मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। ऐसे में घाटी की क्षेत्रीय पार्टियों ने धारा 370 को अपना मुख्य एजेंडा बना लिया है। वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर को मिला ये स्पेशल स्टेटस खत्म हो जाए। आज ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 370 और 35A को हटाएंगे। मोदी साहब, अमित शाह साहब, मैं आपको आज हंडवाड़ा की सरजमीन पर चैलेंज करता हूँ, नहीं हटा पाओगे आप। इस रियासत के लोग आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। वोटों की फसल काटने के लिए ये नेता देश विरोधी बयानबाजी से भी बाज नहीं आ रहे। घाटी के नेता अपने निजी स्वार्थों के लिए धारा 370 को हटाने देना नहीं चाहते। 370 को तो खत्म करो। अरे करोगे तो कोई लाभ किधर रहेगा। अल्लाह की कसम कहता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, अमित शाह आजाद हो जाएंगे। हम भी देखते। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां घाटी में 370 पर सियासत करती हैं, तो वहीं बीजेपी इसे पूरे देश में बड़ा चुनावी मुद्दा बनाए हुए है। कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती है। उन लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए था जिन लोगों ने यह कहा जी। भारत में 2 प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, 2 वजीर आजम होने चाहिए। हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम इसको जो है 35A समाप्त करेंगे। तो 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुकी बीजेपी अब धारा 370 और 35A जैसे मुद्दों को हटाने के लिए फिर जनता से 5 साल मांग रही है। वहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां भारत के लोकतंत्र के जरिए ही चुनाव जीतकर बड़ी पार्टियां बनती हैं, लेकिन फिर भी चुनावी नफे नुकसान के लिए देश विरोधी बयानबाजी करती हैं। कुल मिलाकर सियासी बढ़त बनाने के लिए हर कोई अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगा हुआ है। नए पतेला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से खबरों का सिलसिला जारी है। सना हर्बल डेली रेमेडीज का प्रेनो मुकम्मल दिमागी टॉनिक, दिमागी ओवर और ज़हनी फरहत का वादा। ब्रेनो टॉनिक। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। नववर्ष विक्रमी संवत के शुभारंभ पर MDH की शुभकामनाएं। फ्रंटलाइन देखने दो, रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस? अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग। सिम्फनी, सो कूल इज दिस। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। नववर्ष विक्रमी संवत के शुभारंभ पर MDH की शुभकामनाएं। आज पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान थम गया। उम्मीदवार से लेकर स्टार प्रचारक आखिरी जोर लगाते दिखे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बिजनौर में रोड शो कर रही थी, तभी मोदी मोदी के नारे लगने लगे। प्रियंका ने भी बेहद दिलचस्प अंदाज में विरोधियों को जवाब दिया। ये तस्वीरें पीएम मोदी के रोड शो की नहीं हैं। ये तस्वीरें प्रियंका गांधी के रोड शो की हैं। लेकिन प्रियंका के रोड शो में मोदी मोदी के नारे क्यों? दरअसल
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिजनौर में आज प्रचार के लिए पहुंची थी। उनका रोड शो निकल रहा था, तभी अचानक बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रियंका ने किस अंदाज में जवाब दिया, उससे ये तस्वीरें बयां करती हैं। प्रियंका ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सिर्फ फूल ही नहीं बरसाए, उनका अभिवादन भी किया। दरअसल अपने कार्यक्रम में अचानक बदलाव के बाद प्रियंका गांधी सहारनपुर की बजाय बिजनौर पहुंची थी। मुश्किल से 2 घंटे का कार्यक्रम था, जिसमें उन्हें रोड शो भी करना था। लेकिन प्रियंका का रोड शो जैसे ही शुरू हुआ, उसमें बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। ऐसा नहीं है कि प्रियंका का मोदी मोदी के नारों से पहली बार सामना हुआ हो। इससे पहले जब वो अयोध्या पहुंची थी, तब भी बीजेपी समर्थकों ने विरोध किया था। उस वक्त भी मोदी मोदी के नारे लगे थे। पिछली बार तो प्रियंका ने रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन इस बार फूल बरसाकर विरोधियों का स्वागत किया। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को है, जिसके लिए प्रचार शाम 5 बजे खत्म हो गया। पहले चरण में 91 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। 11 अप्रैल को पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिन सीटों पर मतदान होना है, वहां बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा सीटें क्षेत्रीय दलों के पास है, मगर बीजेपी ने इस बार यहां से ज्यादा उम्मीदें पाल रखी हैं और उसी हिसाब से पार्टी ने कैंपेन भी किया है। पहले आपको पहले चरण की 91 सीटों की मौजूदा स्थिति दिखाते हैं। बीजेपी 32, कांग्रेस 7, टीडीपी 16, टीआरएस 11, बीजेडी 4, टीएमसी 2, शिवसेना 2, अन्य 17। अब आपको इन सीटों पर वो प्रत्याशी दिखाते हैं जो अपनी अपनी पार्टी में बड़ा कद रखते हैं। इस बार उन सभी की साख दांव पर लगी है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो गौतम बुद्ध नगर से केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, गाजियाबाद से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, मुजफ्फरनगर से मौजूदा सांसद संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर से ही आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह, बागपत से केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह, बागपत से ही आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी, बिजनौर सीट से कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी किस्मत आजमा रहे हैं। अब बात उत्तराखंड की करें तो पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार हैं और नैनीताल से पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी हैं। महाराष्ट्र से 2 बड़े नेता पहले फेज में चुनावी मैदान में हैं। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और चंद्रपुर से केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर। अगर बात बिहार की करें तो गया से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जमुई से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना की हैदराबाद सीट से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना की खम्मम सीट से कांग्रेस की रेणुका चौधरी, जबकि नॉर्थ ईस्ट से 2 बड़े चेहरे पहले चरण में चुनावी मैदान में हैं। अरुणाचल पश्चिम से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और मेघालय की तुरा सीट से एनपीपी की अगाथा संगमा चुनाव लड़ रही हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव 7 फेज में हो रहा है, जिसमें 11 अप्रैल को पहले चरण में 1279 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि दूसरे फेज की वोटिंग 18 अप्रैल को होगी। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज से सस्पेंस हट गया है। अब फिल्म 11 अप्रैल को ही रिलीज होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सिर्फ एक संगठन नहीं, एक सेना है। पीएम मोदी की बायोपिक पर सवाल उठा रहे विरोधियों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सर्वोच्च अदालत ने फिल्म पर रोक की अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया। आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, एक सेना है। सब तैयार? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, आपको ये बताते हैं।
अगर फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होती है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है, तो भी यह उचित होगा कि वह चुनाव आयोग के पास जाए। ये फैसला चुनाव आयोग को करना है कि क्या फिल्म आचार संहिता का उल्लंघन करती है या नहीं। और जहां तक फिल्म की बात है, तो उस पर फैसला लेने का काम सेंसर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का है। बिहार की बेगूसराय हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि वहां मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चला है। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी गिरिराज सिंह है, दूसरी तरफ सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार, जो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। कन्हैया कुमार ने आज अपना नामांकन भर दिया। कन्हैया के काफिले में जेएनयू से आए छात्र भी शामिल थे। मां का आशीर्वाद और अम्मा की दुआ लेकर कन्हैया कुमार चुनावी रण में किस्मत आजमाने निकल पड़े। कन्हैया के काफिले में लाल रंग के झंडे थे और समर्थकों की जुबान पर लाल सलाम के नारे थे। कन्हैया ने जोशीले नारों के बीच नामांकन दाखिल कर दिया। कन्हैया जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं, बल्कि देश को बांटने वाली सोच से है। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई उस सोच से है जो इस देश में संविधान को खत्म करना चाहता है, उस पार्टी, उस विचारधारा से है जो जनता के सवालों को गुमराह करके, फर्जी बहस खड़ा करके, जो लोगों के बेसिक इशूज हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय, उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, उस ताकत से है। नामांकन से पहले कन्हैया कुमार ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा को माला पहनाई, जिसके बाद लंबा रोड शो निकाला गया। कन्हैया कुमार को समर्थन करने जेएनयू से छात्र भी पहुंचे थे। इनके अलावा गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी, बॉलीवुड हीरोइन स्वरा भास्कर, जेएनयू छात्र संघ में कन्हैया की सहयोगी रही सहला राशिद, गुरमेहर और जेएनयू छात्र नजीब की मां नफीसा भी पहुंची थी। बेगूसराय में 28 अप्रैल को चुनाव होना है, जिस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि कन्हैया कुमार के बेगूसराय से चुनाव लड़ने से मुकाबला कड़ा हो गया है। हालांकि अगर बेगूसराय सीट पर जातिगत समीकरण की बात करें, तो बेगूसराय के 19 लाख मतदाताओं में करीब 19% भूमिहार हैं। हालांकि अगर बेगूसराय सीट पर जाति समीकरणों की बात करें, तो बेगूसराय के 19 लाख मतदाताओं में करीब 19% भूमिहार हैं। 15% मुस्लिम, 12% यादव और 7% कुर्मी वोटर हैं। भूमिहार वोटर हार जीत में बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि बेगूसराय में अब तक 9 बार भूमिहार सांसद बन चुके हैं। गिरिराज सिंह भूमिहार है और उनके सामने सीपीआई से कन्हैया कुमार भी भूमिहार जाति से हैं, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर तनवीर हसन हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए कन्हैया कुमार ने उन्हें बाहरी करार देकर वोट मांगा है। और साथ में कन्हैया कुमार लोकप्रियता के मामले में भी थोड़ा आगे हैं, जबकि इस बीच तनवीर हसन भी बाजी पलट सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन की वजह से मुस्लिम और यादव वोट उनके साथ हो सकते हैं। इसीलिए बेगूसराय सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है, जो इस बार पिछले चुनाव की तरह आसान बिल्कुल नहीं रहने वाला। मोदी सरकार के खिलाफ न ही महागठबंधन बन पाया और न ही थर्ड फ्रंट, लेकिन पीएम पद के कई दावेदार सामने आ चुके हैं। अब पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के नाम को पीएम पद की दावेदारी के लिए उछाल दिया है। एक चुनावी रैली में देवेगौड़ा ने कह दिया कि नायडू पूरे विपक्ष की पसंद हैं। democratic institutions have been demolished. Chandrababu Naidu has taken the lead to consolidate all the secular regional parties and give a challenge to the so-called Honorable Prime Minister Narendra Modi. All the regional parties who have got their own ideology.
जब लोकतंत्र का पर्व आता है तो नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में एक नेता दूल्हा बनकर नामांकन दाखिल करने जा पहुंचा। उसकी बारात में जहां शहर वाले बाराती बने थे, वहीं दूल्हा बने नेताजी देशभक्ति के तरानों के बीच हाथ जोड़कर वोट मांग रहे थे। आगे बाराती, पीछे बैंड बाजा और घोड़ी पे चढ़ के आए दूल्हे राजा। लेकिन ये दूल्हे राजा जरा हटके हैं, जो खुद को राजनीति का दामाद बताते हैं। अपना नामांकन कराने जा रहा हूँ राजनीति का दामाद बनके। मैं अपना नामांकन कराने जा रहा हूँ राजनीति का दामाद बनके, और राजनीति बना पहन के आया हूँ, और देश की क्या शाहजहांपुर की भी पहले सबसे सेवा करूंगा, और बच्चे जितने बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिलाऊंगा, ये वादा है। शाहजहांपुर में ये बारात धूमधाम से निकली। बारात में मौजूद दूल्हे ने शेरवानी भी पहनी थी, सिर पर पगड़ी थी और गले में माला भी पहनी हुई थी। ये दूल्हा बार बार लोगों की तरफ हाथ जोड़कर वोट देने की गुजारिश कर रहा था। दूल्हा बने शख्स का नाम वैद्यराज किशन है, जो संयुक्त विकास पार्टी के उम्मीदवार हैं और नामांकन करने के लिए इस अंदाज में घर से निकले। जब इनसे पूछा गया कि आखिर वो दूल्हा क्यों बने, तो जवाब सुनिए क्या था। यही कारण है कि भाई उसका नाम जो है हमें जनता पहचाने। ये वैद्यराज के पास सिर्फ धनराशि नहीं है, इसीलिए मैं दूल्हा बन के जा रहा हूँ। दुल्हन तो उसका नाम 29 तारीख के बाद मिलेगी, जब उसका नाम इलेक्शन जीतेंगे। दूल्हे बने वैद्यराज के मुताबिक वो वार्ड मेंबर से लेकर सांसद तक 18 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और हर बार तरीका कुछ अलग होता है। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आता है, तो उनका जवाब था वो राजनीति के दामाद हैं, इसलिए जनता के सहयोग से चुनाव में पैसे का इंतजाम हो जाता है, और फिर वो इस तरह के तामझाम के साथ अपनी बारात लेकर वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अब बात मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के करीबियों पर इनकम टैक्स रेड की। कमलनाथ के ओएसडी समेत कई सहयोगियों के घर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हो चुकी है। सीबीडीटी के मुताबिक इस रेड में फर्जी बिलों के जरिए 242 करोड़ रुपए के हेरफेर के सबूत मिले हैं। चुनावी मौसम में इस मुद्दे पर वार पलटवार भी शुरू हो गया है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। आपने देखा होगा कल परसों कैसे कांग्रेस के करीबियों के, कांग्रेस के दरबारियों के घर से बक्सों में नोटें निकली है। नोटें देखा कि नहीं देखा? टीवी पे देखा कि नहीं देखा? नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। राजनीतिक दृष्टि से जो निकालने का प्रयास किया जा रहा है, कोई सफल होने वाला नहीं। अब जानिए कि पीएम मोदी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का ये नया मुद्दा आखिर है क्या। दिल्ली में कमलनाथ के सहयोगी आर.के. मिगलानी के घर छापेमारी। भोपाल में कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के घर छापेमारी। प्रवीण कक्कड़ के सहयोगी अश्विन शर्मा के घर भी इनकम टैक्स की रेड। प्रतीक जोशी के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की छापेमारी। पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों और सहयोगियों के अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छापा मार रही है। इस सिलसिले में दिल्ली, भोपाल, इंदौर और गोवा के 50 जगहों पर इनकम टैक्स ने रेड की है। शनिवार देर रात से ही कमलनाथ के निजी सचिव प्रवीण कक्कड़, सलाहकार रहे आर.के. मिगलानी, रिश्तेदार रतुल पुरी और दीपक पुरी के घर इनकम टैक्स विभाग की टीम सीआरपीएफ के साथ पहुंची।
इसके बाद आयकर विभाग के अधिकारी प्रवीण कक्कड़ के करीबी और लॉबिस्ट अश्विन शर्मा के घर गए। भोपाल के प्लेटिनम प्लाजा में प्रतीक जोशी के घर से 9 करोड़ कैश बरामद हुए। रविवार पूरी रात अश्विन शर्मा और प्रतीक जोशी के घर पर मशीनों से कैश की गिनती जारी रही। सोमवार दोपहर बाद सीआरपीएफ जवान कड़ी सुरक्षा में बरामद रुपयों को 5 पेटियों में भरकर बैंक में जमा कराने के लिए ले गए। मंगलवार तक जारी छापेमारी में इनकम टैक्स की टीम को भारी मात्रा में नकदी, शराब और जंगली जानवरों के खाल मिले हैं। रेड के दौरान जो शराब पाई गई है और जो आर्म्स पाए गए हैं, उसके संबंध में उन्होंने हमें कार्रवाई के लिए रिक्विजिशन दिया था, जिसके आधार पर अवैध रूप से शराब रखने व आर्म्स लाइसेंस निलंबित होने के बाद भी निर्दिष्ट स्थान पर जमा न कर अपने कब्जे में रखे हुआ पाए जाने पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कक्कड़, शर्मा और जोशी के परिजनों के नाम पर बैंकों में जो लॉकर और अकाउंट है, उन्हें भी सील कर दिया गया है। बरामद दस्तावेजों के बारे में भी गहन पूछताछ हुई, लेकिन कक्कड़ कहते हैं कि उनके घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। लगभग 48 घंटे मेरे घर पर रहे हैं जी। दिल्ली से इनकम टैक्स की टीम आई थी जी, और रात को 3:30 बजे के आसपास इन लोगों ने मेरे घर के दरवाजों को तोड़कर अंदर घुसे हैं जी, जिन्हें मैं आपको दिखा भी सकता हूं जी। इनके 2 दिन की पूरी बारीक छानबीन के बाद भी इनको कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिसको ये जब्त कर पाए। न ही किसी प्रकार की कैश या ज्वेलरी इन्होंने मेरे यहाँ से। अयोध्या विवाद में निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अखाड़े ने गैर विवादित जमीन के बंटवारे पर केंद्र सरकार की अपील का विरोध किया है। अयोध्या मामले के वादियों में से एक निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। निर्मोही अखाड़े ने केंद्र की उस याचिका का विरोध किया है जिसमें विवादित जमीन के आसपास की 67 एकड़ गैर विवादित जमीन को उसके मूल मालिकों को लौटाने की अपील की गई है। निर्मोही अखाड़े ने कहा है कि ज्यादातर जमीन पहले अखाड़े की थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार न करे, बल्कि सिर्फ मुख्य भूमि विवाद पर ही सुनवाई की जाए। अगर जमीन किसी एक पक्ष को दी गई तो इससे उनके अधिकार प्रभावित होंगे। आपको ये पूरा विवाद समझाते हैं। इसी साल 29 जनवरी को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा था कि विवादित जमीन छोड़कर बाकी बची जमीन मालिकों को वापस लौटाई जाए। केंद्र ने कहा है कि 67 एकड़ जमीन गैर विवादित है और इसे राम जन्मभूमि न्यास को लौटाया जाए। जो जमीन विवादित है सिर्फ उसी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। अयोध्या में जमीन विवाद बरसों से चला रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में फैसला दिया था कि 2.77 एकड़ विवादित भूमि 3 बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी और उसे निर्मोही अखाड़े, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान को दी जाएगी। लेकिन पक्षकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद का हल निकालने के लिए मध्यस्थता पैनल भी बनाया है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार भारत में गरीबी और कुपोषण जैसी समस्याएं भी लगातार बनी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस बारे में आगाह किया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश को अच्छे नेताओं की जरूरत है। Quixotic heroism cannot lead this nation. India needs leaders who can help them to meet the nation's ever-rising expectations. The country still has a long way to go before it is completely rid of poverty and before it achieves a reasonable level of human development. While it is good to have a rising number of the Indian billionaires in the Forbes list, it is much more important to have a growing number of the middle income Indians every year. 2 दिन बाद पहले चरण के लिए चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले कश्मीर का किश्तवाड़ आतंकी हमले से दहल उठा। बुर्का पहनकर आए आतंकी ने अस्पताल में संघ नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें उनकी मौत हो गई।
जम्मू कश्मीर एक बार फिर आतंकी हमले से दहल उठा। आतंकियों ने इस बार अस्पताल को निशाना बनाया। हमला हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी में मौजूद आरएसएस नेता चंद्रकांत पर किया गया। स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले संघ नेता चंद्रकांत जब अपने बॉडीगार्ड के साथ ओपीडी में मौजूद थे, तभी बुर्का पहनकर आए आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें चंद्रकांत मौत हो गई। जैसे ही अस्पताल के अंदर ये हमला हुआ, उसके बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक आतंकी फरार हो चुके थे। चुनाव से ठीक पहले हुए इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मिलिटेंट्स कहीं ना कहीं इस प्रकार का हमला करके तो अपनी प्रेजेंस शो कर उन्होंने की है। तो अगर हॉस्पिटल जैसी जगह वहां पर भी, हालांकि किश्तवाड़ जैसे जगह पर हर जगह जो सरकारी बिल्डिंग्स होती है वहां सुरक्षा तो रहती है, लेकिन सुरक्षा होने के बावजूद कैसे लोग घुसे, अगर कोई हथियार लेके जाता है तो उसका पता तो लग ही जाता है, लेकिन ये हुआ है तो ये चिंताजनक है। पिछले साल किश्तवाड़ में बीजेपी नेता अनिल परिहार और उनके भाई पर भी आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। अभी तक उनके हमलावरों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। इस बीच एक और हमले से पूरा शहर सन्न है। संघ नेता चंद्रकांत पर भी ये पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी उनको 2 बार निशाना बनाया जा चुका था। पिछले 2 हमलों में वो बच गए थे, लेकिन इस बार बच नहीं सके। नहले पे दहला में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।